हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर और साथ में एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, यानी कि उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश हैं। तो मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं उसको यहाँ पे बताना है। तो पहला मनुष्य के पोषण का मुख्य चरण पहला कौन सा है? अंतर्ग्रहण है, यानी कि जो भी हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा उसको क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन। अंतर्ग्रहण के बाद दूसरी प्रक्रिया क्या होती है? पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद पाचन के पश्चात अवशोषण होता है। ठीक है, छोटी आंत के द्वारा अवशोषण होता है। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। लास्ट में जो अपचित खाद्य पदार्थ होता है, यानी मल के रूप में जो अपशिष्ट बचता है, उसको हम गुहा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिसको इस प्रक्रिया को निष्कासन कहा जाता है। ठीक है, निष्कासन। सेकंड है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत। अमाशय में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। ठीक है, यानी कि भोजन जो अमाशय में पहुंचता है उस पर दो एसिड काम करते हैं। एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसके साथ ही जो पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक रस होते हैं, पाचक रस का स्राव होता है जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में यानी पाचन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम ये कहलाते हैं, या फिर इनका एक अन्य नाम भी है, इन्हें हम रसांकुर भी कहते हैं। रसांकुर। ठीक है, ये छोटी आंत में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपने ऊपर जो आपने इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन था उसमें हमने इस बात को समझाया था। आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। तो अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो ये खाद्य धानी में करता है। ठीक है, खाद्य धानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करना है। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो मंड का पाचन, जो स्टार्च है, शर्करा का पाचन क्या अमाशय से प्रारंभ होता है? तो ये यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है, क्या ये असत्य है? क्यों? क्योंकि मंड का पाचन जो है हमारे मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो जीभ होती है वो लार ग्रंथि के द्वारा जो लार निकलती है, तो वो भोजन के साथ मिलती है आपके मुख गुहिका में ही, और इसके पश्चात जो कि लार जो है वो निगलने में भी सहायता करती है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो क्या अस्थायी रूप से पित्ताशय में पित्तरस भंडारित होता है, स्टोर होता है? तो ये भी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर घ में पूछा है कि रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो ये आपका भी कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। ठीक है, रूमिनेंट वो जानवर होते हैं जो कि भोजन को जल्दी जल्दी पहले तो खा लेते हैं, बाद में वापस जो है भोजन जो है वो उनके मुख में आता है और धीरे धीरे फिर वो विश्राम के टाइम चबाते रहते हैं, इस प्रक्रिया को जुगाली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि निम्न में से सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन को आपको चूज करना है जो भी सही हो। तो क्वेश्चन पूछा है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ पे होता है? पूरी तरीके से वसा का पाचन किस अंग में होता है?
ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे अमाशय, मुख, क्षुद्रांत या बृहदांत्र। ठीक है, तो वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट घ में पूछा गया है कि जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो जल का पूर्ण रूप से अवशोषण या जितनी आवश्यकता होती है, यानी आवश्यकता के अनुसार पुनः जो है वो कहाँ पे अवशोषित होता है? लास्ट में बृहदांत्र में अवशोषित होता है, यानी जो बड़ी आंत होती है वहाँ पर जल का अवशोषण मुख्यतः किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सही मिलान करना है। तो एक तरफ खाद्य घटक दिए गए हैं और वहीं दूसरी तरफ पाचन के उत्पाद दिए गए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन कहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन उत्पाद है वो क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन उत्पाद क्या है? शर्करा है। प्रोटीन का पाचन उत्पाद अमीनो एसिड है और वसा का पाचन उत्पाद वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल है। ठीक है, तो जब हम भोजन खाते हैं तो वो खाद्य घटकों में पहले टूटता है, उसके बाद में हमारे जो शरीर में जो भी ग्रंथियां हैं, जैसे कि यकृत है और इसके अलावा अग्न्याशय है, तो ये सभी ग्रंथियों से कुछ पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं जो कि खाद्य घटकों को उनके और सरल फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी कि और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे बॉडी हमारी आसानी से उस खाद्य घटकों को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो वही यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब ना होकर शर्करा के फॉर्म में यानी स्टार्च के फॉर्म में हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड के रूप में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और जो वसा है उसको वसी अम्ल यानी कि वसा अम्ल, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस को इनके आंसर हम डिटेल में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आहार नाल की कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं और यहाँ पे बताना है कि ये सभी प्रक्रियाएं किन किन भागों द्वारा संचालित होती हैं या फिर संपादित की जाती हैं। तो पहला है पचे भोजन का अवशोषण। ठीक है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण हमने अभी ऊपर बताया था, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उंगलीनुमा, वहाँ से किया जाता है। और ये अवशोषण, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपकी छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत को हम क्या कहते हैं? इसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है, क्षुद्रांत्र। ठीक है, और तो यही जो है इसका अंग है। नेक्स्ट है भोजन को चबाना। तो भोजन जो है मुख गुहिका के द्वारा चबाया जाता है। मुख गुहिका, भोजन को चबाने की प्रक्रिया कहाँ पे संपादित होती है? तो आपके मुख गुहिका में, यानी कि बक्कल कैविटी जो होती है वहाँ पे संपादित होती है। नेक्स्ट है जीवाणु नष्ट करना। तो जो भी आप खाना खाते हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, या फिर कभी आपने बिना धुले कोई फल खा लिया, ठीक है, तो ऐसे हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे शरीर को हानि ना पहुंचा सकें या कोई बीमारी ना उत्पन्न कर सकें। इसलिए हमारे आमाशय में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अंग होगा? आप यहाँ पे आमाशय लिख सकते हैं, आमाशय। नेक्स्ट है भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का संपूर्ण पाचन भी छोटी आंत में होता है, यानी कि क्षुद्रांत में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप छोटी आंत भी लिख सकते हैं, छोटी आंत। मल का निर्माण। मल का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है, यानी कि बृहदांत में होता है। ठीक है, मल का निर्माण कहाँ होता है? बृहदांत। इसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत भी कहा जाता है। आइए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में भी मिलान करना है। तो कॉलम ए में यहाँ पे कुछ पाचन तंत्र के अंगों के नाम दिए गए हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके कार्य प्रणाली के बारे में पूछा है। तो पहला है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि का क्या कार्य होता है? ये जो है लार रस स्रावित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड है पॉइंट, ये यहाँ पे मैच होगा। या अमाशय है नेक्स्ट, तो अमाशय ये अम्ल का निर्मोचन का कार्य करता है। यकृत, यकृत जो है वो पित्त रस का श्रावण में हेल्प करता है। पित्त रस का श्रावण कौन करता है? यकृत करता है। उसके बाद है मलाशय। तो मलाशय जो है
ये मल त्याग करता है, ठीक है, मल का त्याग करना इसका कार्य है। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत जो है पाचन, इसमें जो है पाचन की पूरी प्रक्रिया संपादित होती है, तो पूरा पाचन का पूरा होना ये क्षुद्रांत में होता है। नेक्स्ट है बृहदांत, तो बृहदांत में जो क्या होगा, जल का अवशोषण, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है इसका, जल का अवशोषण करना है। इसके अलावा बिना पचे, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट रहा है, बिना पचे भोजन का भंडारण, ठीक है, तो जो भी अपशिष्ट बचता है उसका भंडारण भी बृहदांत्र करता है, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 होगा, जल का अवशोषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है पाचन तंत्र का, और इस चित्र का जो है हमें नामांकन करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये है अमाशय, अमाशय। उसके बाद इसके नीचे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं अग्न्याशय, अग्न्याशय। यहाँ पे लिवर होता है यकृत, यकृत। और ये क्या है, पित्त, पित्ताशय, पित्त की थैली होती है ये, इसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहा जाता है, ठीक है, पित्ताशय। ये है बृहदांत्र, ये है क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत, ठीक है, ये छोटी आंत है। और ये है बृहदांत, इसे बड़ी आंत भी कहा जाता है। इसके बाद जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये गुहा है, ठीक है। और यहाँ पे होता है मलाशय, मलाशय जो कि जो अपशिष्ट होता है वो आके एकत्रित होता है और गुहा के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये मानव के पाचन तंत्र के अंगों के नाम यहाँ पे पूछे गए थे। आइए अब जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि दीर्घ रोम क्या हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, विली छोटी उंगली जैसी संरचना होती है। विली को जो विली है उसको दीर्घ रोम यानी रसांकुर भी कहा जाता है। तो दीर्घ रोम क्या होते हैं, छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर पाई जाती हैं। जो क्षुद्रांत होते हैं उसकी आंतरिक जो दीवार होती है, आंतरिक जो सतह होती है वहाँ पे पाई जाती हैं और ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं, ठीक है, जिससे आसानी से भोजन अवशोषित हो सके। और विली में रक्त वाहिकाएं होती हैं जो पोषक तत्वों को अवशोषित कर उन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो जो दीर्घ रोम होते हैं उनका कार्य क्या होता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का इनका कार्य होता है। और क्वेश्चन में पूछा था कि दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, क्षुद्रांत के आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है कि पित्त कहाँ बनता है, यह भोजन के किस घटक को पचाने में सहायक होता है। तो पित्त ये जो है यकृत में बनता है, लिवर जो है उसमें बनता है और यह पित्ताशय में संग्रहित रहता है, ठीक है। तो पित्त पहले ये देखो बनता कहाँ पे है, ये पित्ताशय में संग्रहित रहता है, ठीक है। तो यकृत में पित्ताशय जो पित्त होता है, बाइल होता है, बाइल जूस, पित्तरस, ये यकृत में बनता है और स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और पित्त वसा फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है जिससे वसा का पाचन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यह किस भोजन के किस घटक को पचाने का काम करता है, वसा को पचाने का ये काम करता है। ये जो है वसा जो होती है, फैट होता है, उसको वसीय अम्ल में या और साथ में जो ग्लिसरॉल होता है उसमें तोड़ देता है 2 भागों में, तो इसके छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, जो वसा होता है, वसा ये बाइल के प्रेजेंस में
किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड यानी कि वसा अम्ल में या वसीय अम्ल में, प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बॉडी हमारी आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, आसानी से इसको पचा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसे जुगाली करने वाले जानवर पचा सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं, साथ ही कारण भी बताइए। ठीक है, तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम पहले बताना है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? सेलुलोज है। सेलुलोज भी एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिसे जुगाली करने वाले जानवर ही पचा सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं पचा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचाने के लिए एंजाइम बनाते हैं, जबकि मनुष्य के शरीर में ऐसे एंजाइम नहीं होते हैं। इसीलिए मनुष्य का जो शरीर होता है वो कार्बोहाइड्रेट का जो एक फॉर्म है जिसको सेलुलोज कहते हैं, तो सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। जबकि जो अन्य जानवर हैं जो जुगाली कर सकते हैं, करते हैं, उनके शरीर में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज को पचाने में हेल्प करते हैं। और वो हेल्प कैसे करते हैं? तो वो जो है कुछ एंजाइम रिलीज़ करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो कुछ एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसके माध्यम से सेलुलोज उनके शरीर, उनके जो स्टमक होता है उसमें पच जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा क्यों मिलती है? क्या ऐसा है जैसे ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है? तो इसका आंसर ये है कि ग्लूकोज एक सरल शर्करा यानी सिंपल शुगर है जो आसानी से रक्त में अवशोषित हो जाती है या तेजी से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजरती है और जिससे जो है हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि जो अदर भोजन के घटक होते हैं जैसे आपके खनिज लवण हो गए या फिर विटामिन है, प्रोटीन है, ठीक है, इनसे हमें तुरंत एनर्जी नहीं मिलती है क्योंकि उनकी जो पचने की प्रक्रिया है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक, लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो सिंपल शुगर होता है, सिंपल तरीके से डायरेक्टली ब्लड में अवशोषित हो जाता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीबा और मनुष्यों में पोषण की एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो एक समानता हमें लिखनी है और एक अंतर यहाँ पे अमीबा के बारे में बताना है। समानता क्या है? किस मनुष्य और अमीबा में क्या समानता है? तो अमीबा और मनुष्य दोनों अपने शरीर के अंदर भोजन को पचाते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर ही पचाते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो अमीबा भोजन को पकड़ने के लिए जूठे पैर का उपयोग करता है जिसको सूडोपोडिया भी कहते हैं, और फैगोसाइटोसिस, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। जबकि मनुष्य एक जटिल पाचन तंत्र का उपयोग करता है। ठीक है, यानी भोजन को पचाने के लिए जटिल जो उसका भी जो पाचन तंत्र होता है वो उसका यूज़ करता है, जबकि जो अमीबा है वो अब उसके जो झूठे पैर होते हैं जिसको सूडोपोडिया कहते हैं उसके द्वारा जो है भोजन को पकड़ता है और पचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपने अभी देख लिया था, वहाँ जो भी बताए थे उसमें जो तंत्र दिया था उसका नामांकन करना था। तो यहाँ पे सारे आप पहले पाचन तंत्र के नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। वहाँ पे तो अमाशय से ही स्टार्ट था, बट यहाँ पे भी 3 और नाम है, देख लीजिए। पहले तो मुख है, ठीक है, मुख गुहिका। ग्रसनी है, फेरनेक्स जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है ऑइसोफेगस, फूड पाइप जिसे कहा जाता है। ठीक है, अमाशय, स्टमक, लिवर, यकृत, और उसके बाद में आता है अग्न्याशय जिसको हम पैनक्रियास भी कहते हैं। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में होता है एनस यानी कि मल द्वार होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है क्या हम केवल घास, फल, सब्जियों का ही भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। यानी कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या केवल हम घास, फल और सब्जी का ही भोजन करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि फल, सब्जियां, अनाज और दालों से बना संतुलित शाकाहारी आहार केवल स्वस्थ जीवन से हम जो है क्या स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, परंतु केवल घास जैसा रेशेदार आहार मानव शरीर नहीं पचा सकता। क्यों? क्योंकि घास में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है जो कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमें विविध शाकाहारी स्रोतों से पोषण लेकर ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। ठीक है, तो केवल हम घास, फल और सब्जियों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा हमें अनाज और दालों को भी अपने आहार में इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूरा हो गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो
तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को देखा है। अगर आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन देखना हो, समझना हो, तो आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाके इस वीडियो का लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।